औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज 10 क्लास के दूसरे लेक्चर्स की बारी है और हम क्वेश्चन नंबर 2 पर पेपर के बोर्ड के पेपर नंबर 2 पर काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर 1 से ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ये लाहौर बोर्ड से लेकर पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब में पिछले 5 सालों में जो रिपीट हुए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वो हम सॉल्व कर रहे हैं और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो आज हम पीछे से लिंक करते हुए मैं आपको ये बताता चलूं कि इस चैप्टर से सिर्फ 4 डेफिनेशंस ऐसी हैं जो उनमें से कोई एक अक्सर रिपीट होती हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है, डिफाइन सेकेंड डिग्री इक्वेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। ये अगर कह दे सेकेंड डिग्री इक्वेशन या वो कह दे डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपने यही डेफिनेशन लिखनी है या दोनों सूरतों में ये एक ही डेफिनेशन याद कर लें, चाहे वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन पूछ ले इन वन वेरिएबल, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ले। 27 टाइम्स ये रिपीट हुआ है डेफिनेशन, तो बहुत आसान है। एक दफ़ा मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप इसको 5-6 दफ़ा पढ़ के 5-6 दफ़ा राइट करेंगे तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयार हो जाएगी। आंसर की तरफ चलते हैं। अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल इसमें हमारे पास x है, और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आप बेशक ये स्किप कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछे तो आप ये यहाँ से लिख सकते हैं अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अगर वो पूछे सेकेंड डिग्री इक्वेशन तो आप ये वाली चीज स्किप कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो है ना, ये आपने जुबानी याद रखनी है। मैंने ये कई दफा आपको बताया है कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने ये याद रखना है, अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये सारा आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप यहाँ से उठा लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लिख के ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपने ये चीज याद रख करनी है और कॉमा डाल के ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये जब आप करेंगे ए नॉट इक्वल टू 0 तो ये हमारी यहाँ पर इसका आंसर पूरा हो जाता है। और अगर आप ये लिख दें तो वो बहुत ज़्यादा, ये भी सारा कुछ लिख दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड जर्नल। इस सारी को ये जिसको मैं टिक किया, इस सारी को कहेंगे जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये अलहदा से क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकता है आपको 2 नंबर का, कि राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने फिर भी यही लिखना है, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो अगर आपको पूछ ले ये वाला सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो सिर्फ इतना सा लिखने के 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और अगर आपसे वो पूछ ले कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन की विद एग्जांपल डेफिनेशन लिखो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विद एग्जांपल डेफिनेशन लिखो, तो बस आपने ये लिखना, अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज वन वेरिएबल एक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लिखने से भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये तो एक डेफिनेशन हुई और इसमें मैंने ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म को भी क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। आगे डेफिनेशन वो कहता है कि डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव एग्जांपल। देखें, बहुत सिंपल और बहुत आसान। हम वही पिछला इफ बी, ये जो हमारे ये ऊपर आपने देखी थी ना, ये वाली जिसको मैंने अभी टिक किया, इसी को ही हम लेकर चल रहे हैं। ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास है जर्नल
क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें अगर मैं इसको बी को, इसके अंदर यहाँ बी यूज हुआ है, इसको मैं जीरो पुट कर दूं बी की जगह, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और आपको पता है जीरो किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो सारे को जीरो कर देता है, तो ये हमारे पास जब जीरो खत्म कर देगा एक्स को, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी। अब जीरो किसी चीज में ऐड करें या डिफरेंट, इस जीरो की यहाँ से वैल्यू खत्म हो गई, तो मेरे पास डायरेक्ट ये वाली चीज बच गई। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन यहाँ पर x नहीं है, x खाली, ये जो x की पावर जहां पर 1 होती है, या x अगर किसी की कुछ भी पावर नहीं है तो इसका मतलब उसकी पावर 1 है ऑब्वियसली। तो यहां से हमने x को खत्म कर दिया, तो अब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है बस। इस और ये जर्नल एक तरतीब के साथ चल रही है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पर x नहीं है। ये जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जबकि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर x नहीं है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ जाए आपको, आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, इफ b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज दिस, ये जिसको मैंने टिक कर दिया। अब इसकी एक एग्जांपल देनी है, तो ये एक एग्जांपल दी है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू -160, या सिंपल सी है एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। बस आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये एक लिख दी है 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये डेफिनेशन जो सी है ये 2 टाइम पेपर में रिपीट हुई है। तो अगर आप ये इतनी सी डेफिनेशन लिख दें, इफ b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली लाइन लिख दें, देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये वाली आप लिख दें तो आपको एक एग्जांपल के साथ, तो ये आपको इसके पूरे यहाँ पर 2 नंबर असाइन हो जाएंगे। अच्छा, डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन 22 टाइम्स आई है, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बड़े ध्यान से देखना, बहुत आसान, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन कंप्लीट। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, बस दिस इज द एक्सट्रैक्ट, दिस इज द मेन थीम, दिस इज द कंक्लूजन, या जो भी आप समझ लें। ये वर्ड 4 वर्ड वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, जिसने ये लिख दिया उसने डेफिनेशन का मग्ज रूह उसके अंदर से निकाल के लिख दी। असल उसने यही चेक करने होते हैं। ये तो उसने कहा ना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखो, आपने लिखना है इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये तो यहीं से ही आपने उठा लिया इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। असल बात इसमें यही है, वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। अच्छा, एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है पावर। एक्सपोनेंट का क्या मतलब है? पावर। जब वेरिएबल पावर में चला जाए तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है। देखें 3 की पावर x है, यहां पर 3 की पावर x इज इक्वल टू 81, दिस इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर आप देखें उसके नीचे मैंने एग्जांपल एक और दी, 5 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 625, दिस इज आल्सो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल हमने दी है इस यहाँ पर, 6 की पावर 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 121 एक्सेट्रा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आप कुछ भी एक आधी एग्जाम्पल भी लिख देंगे तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये लाइन और ये एक आधी एग्जाम्पल आपको 2 नंबर दे जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 22 मार्क्स की, 22 टाइम्स आई है, 2 मार्क्स की। अब हम चलते हैं लास्ट डेफिनेशन की तरफ। मैंने आपको बताया था 4 ही डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है। और यानी एक तो अक्सर आ जाती है, जो आएगी वो आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट आपका इजीली ये का हल कर देगा 4 डेफिनेशन से।
डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब हमारे पास जो बात आ रही है रेसिप्रोकल इक्वेशन 22 टाइम ये भी आई है पिछले 5 ईयर्स में पंजाब के 10 बोर्ड्स में। अच्छा, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन। अच्छा, ये तो सारा कुछ ये वही बात है जो आपने उसने पूछी है बात। असल डेफिनेशन यहां से शुरू होती है, इफ it remains unchanged when x is replaced by 1 over x। बस ये मेन बात है, if it remains unchanged। ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है कि उसमें अगर हम वेरिएबल x को 1 over x से कन्वर्ट कर दें तो उसमें कोई फर्क ना पड़े। ये एक इक्वेशन मैंने लिखी थी, मैं आपके सामने इसको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ कि ये जो x की 4 है पावर, इसको हम रेसिप्रोकल में ले जाए 1 over x की 4, और ये x स्क्वायर है, ये इसको हम 6 के नीचे ले जाएं, यानी 6x स्क्वायर को हम ले जाएं 6 over x स्क्वायर, और प्लस 10 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ वेरिएबल आ रहा है 6 over x स्क्वायर, इसको हम ऊपर ले जाए, ये 6 इधर आ गया, और x की 4 को भी ऊपर ले गए। तो इसको अरेंज करके देखते हैं दोबारा से। ये जो हमने x जो ऊपर आ रहा था उसको नीचे ले गए, x4, x स्क्वायर ऊपर आ रहा था इसको डिनोमिनेटर में ले गए, x स्क्वायर डिनोमिनेटर में था इसको ऊपर न्यूमिनेटर में ले गए, ऊपर ले गए, x की 4 डिनोमिनेटर में था इसको न्यूमिनेटर में ले गए। अब मैं जरा अरेंज करके आपको दिखाता हूं। मैं सबसे पहले ये लिखूंगा x की 4, फिर मैं दूसरे नंबर पर ये वाली टर्म लिखता हूँ -6x स्क्वायर, फिर मैं तीसरे नंबर पर ये वाली टर्म लिखता हूँ +10, फिर मैं चौथे नंबर पर लिखता हूँ -6 है ओवर x स्क्वायर, और लास्ट जो हमारे पास एक टर्म बची है वो मैं इस जिससे पहले कोई साइन नहीं होता प्लस का होता है, तो अब मैं ये +1 over x4 लिख देता हूँ और इक्वल टू 0। आप मुझे बताओ जो मैं लेकर चला था x की 4, x की 4, ये भी x की 4 है, ये भी x की 4 है, ये भी -6x है, ये भी है, ये सेम है। हालांकि मैंने वेरिएबल को चेंज किया था, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां x ऊपर था वहां नीचे कर दिया था, जहां नीचे था ऊपर कर दिया था, तब भी सेम इक्वेशन रही, उस वो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दिस इज रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो आपको याद रखना है। अब इतनी तफसील के साथ मैंने रेसिप्रोकल इक्वेशन को डिफाइन कर दिया। आप बस रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 over x, वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय 1 over दैट वेरिएबल जो भी हो। तो ये हमने अब अपनी डेफिनेशंस मुकम्मल कर ली 4। आप इन 4 डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से समझ लें और इनको कर लें, तो ये आपको यहाँ पर 2 नंबर इजीली असाइन हो जाएंगे अगर ये आ गई। तो आपसे मैंने वादा किया था कि आज हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। अच्छा, एक बात और सुन लें, फैक्टराइजेशन जो है ना, वो जिस बच्चे को आ गई वो बच्चा कभी भी मार नहीं खाता मैथ में। ये आपके इतनी अच्छी ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर देती है कि आप लोग बहुत आसानी के साथ इसको कंसीव कर सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो अब आपने हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो देखें फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम इस जो इक्वेशन हमें दी, ये 8 टाइम आई है पेपर में, और इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि हमने इसके 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हों। फैक्टर्स अगर 2 फैक्टर्स बन जाए जिनके दरमियान कोई साइन ना हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो हम इसको इस तरह की शेप देने की कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे कि मैं क्या करने लगा, मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा हूँ। वो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर -11x, ये 152 इधर इक्वल के लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ है, इसको शिफ्ट करने लगा हूँ मैं राइट साइड पर। तो ये सॉरी ये प्लस का यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये प्लस का है। तो जब हम इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे
तो ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस 152 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जब आपने देखें एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है और उसके बाद एक्स की पावर नहीं है कुछ भी, कांस्टेंट टर्म आ गई। दिस इज कांस्टेंट टर्म, दिस इज वेरिएबल टर्म विद वेरिएबल रेज टू पावर 1, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये तरतीब के साथ आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपने काम क्या करना है, आपने इस चीज को पकड़ना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट वाली जो टर्म है उसको पहली वाली टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे पहले कुछ नहीं है, तो 1 है इसका कोफिशिएंट, 1 मल्टीप्लाई बाय -152, तो वो -152 सात एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब आपने 152 का एलसीएम ले लेना, जो आप 6 क्लास में भी करते रहे हैं, 7 क्लास में भी करते रहे हैं, शायद 4 और 5 क्लास में भी आप करके आए हैं। हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो लास्ट में 2 जब आ जाए तो बड़ा आसान होता है कि आपको ये पता होना चाहिए लास्ट में 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 4 6 8 आ रहा है, तो ये 2 के टेबल से चला जाएगा। हम इसको 2 के टेबल से देखते हैं कि ये किस तरह जाता है। तो हम जब इसको, आपने कैलकुलेटर में 152 लिखना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है आपने, तो ये आ जाएगा 2 7 14 और 1 कैरी किया, 2 6 12, तो ये 76 आ जाएगा। फिर हम इसको 2 से करते हैं क्योंकि 6 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6, 2 8 16, और फिर नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 9 18। तो अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स आ गया, ये इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना दिए सारे 152 के। तो हमारे पास 152 के प्राइम फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19 और मल्टीप्लाई बाय 1। ये सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। अब आपने क्या करना है, आपने इन 1 2 3 4 5 इन 5 फैक्टर से 2 फैक्टर बनाने हैं। 2 फैक्टर आपने इस तरह के बनाने हैं कि अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज है, और माइनस या प्लस करें तो ये दरमियान में जो पड़ा हुआ है -11x, ये वाली चीज है। फिर सुन लें, हमने जो लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, ये चीज आई, और इसमें हमने जो ये 152 था इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई, तो वो ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए। इन फैक्टर्स को, ये हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं 1 समेत, इनसे हमने मल्टीप्लाई आपस में करके 2 फैक्टर बनाने हैं। 2 फैक्टर कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये चीज है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाली चीज है। अब आप जरा देखें, आप इसको, मुझे तो पता है डायरेक्ट, मैं पहले आपके सामने ऐसे फैक्टर बनाता हूँ कि वो शायद ये चीज ना बनाए। मैं ऐसा करता हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 आता है, और 19 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 38 आता है। तो ये और ये 1 तो मल्टीप्लाई हो गई। अब मैंने इन सारों को मल्टीप्लाई, 38 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 152 आ जाता है, लेकिन 38 में से 4 माइनस करता हूँ, 11 नहीं आता। 38 में 4 ऐड करता हूँ, 11 नहीं आता, इसलिए मुझे ये फैक्टर नहीं चाहिए। फिर मैं चेक करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ, 2 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 आ जाता है, 2 2 4, 4 2 8, और मल्टीप्लाई बाय ये 19 1 19 यहाँ से ये 19। तो अब हमारे पास 8 और 19 हमारे पास फैक्टर आए हैं। अच्छा, अब इन फैक्टर्स को हम जरा गौर से देखते हैं कि थोड़ा सुनने 19 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, 19 को 8 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 152 आ जाता है, और 19 में से 8 माइनस करें तो 11 भी आता है।
अब हमें माइनस का 11 चाहिए और माइनस का, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे और इसके साथ प्लस लगा देंगे और हमारे पास दो फैक्टर आ गए जो हमें रिक्वायर्ड थे। एक हमारे पास -19x आ गया, -19x, एक हमारे पास +8x आ गया। अब ये जो दो फैक्टर है ना, ये हम रिप्लेस कर देंगे जो दरमियान वाली चीज है। अच्छा, आप देखें ये दो फैक्टर्स को हम कैसे लेके चलते हैं। हम x² को ऐसे ही लिखेंगे, -152 को भी ऐसे ही लिखेंगे, इस टर्म को और इस टर्म को हम नहीं छेड़ रहे। हम इस -11 की जगह ये वाले दो फैक्टर लगाएंगे, -19x और +8x। हमने इसकी जगह ये दो फैक्टर लगा दिए। अब आप देख लें कि -19 में से जब हम +8 करते हैं तो हमारे पास -11 आता है। अच्छा, अब आपने इनके दो जोड़े बना लेने हैं, दो फैक्टर्स बना लेने, एक ये और एक ये। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। आप देख लें, x बाहर चला गया, -x बाहर चला गया, सिर्फ 19 बच गया। और यहां से मैं 8 कॉमन ले लूंगा, 8 कॉमन, ये 8 बाहर चला गया, x बच गया माइनस। अब आपने 152 डिवाइडेड बाय 8 कर देना कैलकुलेटर से, तो आपके पास 19 आएगा। वो 19 आपने यहाँ लिख देना इक्वल टू 0। तो अब आप ये देखें, ये चीज और ये चीज आपकी सेम होनी चाहिए। अगर ये चीज सेम आ रही है, प्लस माइनस का भी फर्क नहीं आना चाहिए, तो फिर तो आपका ये सवाल यहां तक ठीक है। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं। ये प्लस या माइनस जो है, ये बताता है कि ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। अब हम x -19 कॉमन ले लेंगे। अब ये सारा कुछ बाहर चला गया, यहाँ सिर्फ x बचा। इसी तरह ये सारा कॉमन चला गया, तो यहाँ सिर्फ 8 बचा। अब आप ये देखें, ये दो फैक्टर्स बन गए, एक x -19 और एक x +8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया फैक्टराइजेशन का। 8 टाइम हमने इसको करना था और यहाँ पर आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, ये मैंने समझाया इसलिए ज्यादा टाइम लग गया, वरना जब बच्चों को पता होता है तो बड़ी तेजी के साथ ये सवाल कर जाते हैं। इसी तरह ही एक और सवाल हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये तो वैसे बहुत आसान है, ये इसमें तो हमें वो फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। शॉर्ट सवाल है, तो इसको देखते हैं। ये देखें 3y², ये जब y से मल्टीप्लाई होता है, गौर से देखें, y जब y से मल्टीप्लाई अंदर होगा तो बेसिस सेम है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। एक ही दफा y लिखेंगे, 1 + 1 कर देंगे, तो हम इसको y² लिख देंगे। तो मैं जब इस y को जब इस y से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यह y² लिखूंगा। इसी तरह जब y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y आ जाएगा, -5y आ जाएगा। देखें कैसे आ जाता है, जब y मल्टीप्लाई बाय -5 करते हैं, जिससे पहले जिस वेरिएबल से पहले कुछ नहीं होता कोफिशिएंट, तो उससे पहले 1 कोफिशिएंट होता है, और इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह यहाँ पर कांस्टेंट और कोफिशिएंट है, तो 5 1s द 5 और ये माइनस और 7y, तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ लिखा। तो अब मैं इन सारी चीजों को उस तरफ शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड पर। जब y², ये प्लस का इससे पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का होता है, ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -y² हो जाएगा। ये प्लस -5y है, इस तरफ आके +5y हो जाएगा। अब इक्वल के इस तरफ तो कुछ भी नहीं बचा, तो 0 लगा देते हैं। तो जिससे पहले कोई कोफिशिएंट नहीं होता, 1 होता है। 3y² में से जब हम 1y² माइनस करेंगे तो एक्चुअली 3y, ये हमारे पास आ जाएगा 2y²। अब आप पूछेंगे ये कैसे आ गया, तो इसका एक और सिंपल तरीका मैं साइड पर करके बता रहा हूँ कि 3y² में से आपने 1y² माइनस करना है। तो आप इस तरह कर लें कि y² बाहर कॉमन ले लें, यहाँ से हमारे पास ये y² बाहर चला गया तो 3 बचा,
वाई स्क्र बाहर चला गया, -1 बचा, 3 में से 1 माइनस कर दें, 2y स्क्र। ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है ना, मैं साइड पर लिखता हूँ, इनको जरा ध्यान से देखा करें, ये आपके मैथ में ग्रिप कर देंगे, आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 3y स्क्र में से -1y स्क्र किया तो 2y स्क्र आ गया, और आगे मेरे पास 5y पड़ा हुआ है। अब मैं इन दोनों में से y कॉमन लूंगा, y, तो मेरे पास आ जाएगा 2, एक y, 2 तो ऐसे ही आ गया, एक y बाहर चला गया तो y बच गया, प्लस ये y बाहर चला गया तो 5 बच गया हमारे पास यहाँ पर। और ये देखें, इससे पहले कोई साइन, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो एक ये चीज हमारे पास पड़ी हुई है और एक ये सारी चीज पड़ी हुई है, ये दो चीजें हैं, दो फैक्टर हैं। तो ये दो फैक्टर जो से हैं, जब हम इन ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं? 0। ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, सारे से 0 आ रहा है, आइदर दिस इक्वल टू 0 और 2y + 5 इक्वल टू 0। अब इन इसको अलहदा 0 के बराबर रख लिया और इसको अलहदा, एक तो y = 0 डायरेक्ट यहाँ से हमारे आंसर मिल गया, और 2y = +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, y = -5/2। तो इस तरीके से हमारे y के दो आंसर आ गए। अब हम ये y के आंसर सॉल्यूशन सेट में जब लिखेंगे, हम इस ब्रैकेट में सबसे पहले माइनस वाला लिख लेते हैं, जरा डेकोरम अच्छा बन जाएगा, और फिर हम 0 लिख लेते हैं। और ये सॉल्यूशन सेट लिखने का एक अच्छा तरीका और एक अच्छा अंदाज, इसी तरह लिखते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं जी, हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का सवाल आया है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें -17x² को हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पर, ये इधर आके +17x² हो जाएगा। इससे पहले प्लस होता है, लिखो या ना लिखो। अच्छा, अब मैं ये वाली टर्म को पहले लिखूंगा +32x, और लास्ट में मैं ये वाली टर्म लिख के -4 = 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने आपको फैक्टराइजेशन का तरीका समझाया था कि इस सारी टर्म को माइनस समेत पकड़ेंगे और इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 17x² को मल्टीप्लाई करते हैं -4 से, तो मेरे पास आता है 68, ये प्लस का है, प्लस माइनस -68x², ये आपने याद रखना। अब हम 68 के फैक्टर बना लेंगे उसी तरह ही। तो 68 को हम सबसे पहले एंड पर 8 आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 68 डिवाइड बाई 2, 3 × 6, 2 4 × 34 मिल जाएगा हमें। फिर यहाँ से हमें 17 ये हमें दे देगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर मुकम्मल हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 68 से हमें मिला 2 × 2 × 17 × 1, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। तो अब हम ये इन फैक्टर से दो, ये 2, 17 और 1, इन चार फैक्टर्स के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये 32x आना चाहिए, 32x। तो हम क्या करते हैं, 32 के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ 2 1s = 2, 17 2s = 34। अगर मैं 34 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास 32 आ जाता है, और मुझे प्लस का चाहिए तो इसके साथ हम प्लस लगा देंगे x, इसके साथ हम माइनस लगा के x लगा देंगे। तो मेरे पास ये दो फैक्टर बन चुके हैं। एक फैक्टर मेरे पास बना 34x प्लस का और माइनस का। बड़ा वाला फैक्टर पहले लगाया करते हैं, तो मैं यहाँ पर बड़ा फैक्टर लगाता हूँ। ये इसको मैंने आपको बताया था कि ये जो 17 है वो फर्स्ट टर्म है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, इसको तो हम उसी तरह ही रखेंगे। तो ये 17x² को हम ऐसे ही उतार लेते हैं, और ये -4 को भी हमने ऐसे ही राइट डाउन कर लेना, इसको नहीं छेड़ना।
+32 की जगह मैं ये इस +32x की जगह मैं ये वाले दो फैक्टर्स लगाऊंगा। पहले प्लस बड़ी वाली वैल्यू वाला फैक्टर लगा दिया, फिर मैंने छोटी वैल्यू वाला फैक्टर लगा दिया। आप भी यही तरतीब रखें। हालांकि मैं इसको पहले ले जाऊँ उसको ले जाऊँ फिर भी आंसर सही आ जाएगा, लेकिन तरतीब ये रखेंगे ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम इन दो का पेयर बना लेते हैं, इन दो का पेयर बना लेते हैं। इसमें से मैं 17x कॉमन लेता हूँ, 17 बाहर चला गया, एक x बचा, प्लस ये x भी बाहर चला गया, 17 2 द 34, ये मेरे पास ये बचा। इधर से मैं -2 कॉमन लेता हूँ। जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। x2 बाहर चला गया, x बचा, अब ये पॉजिटिव x बचेगा क्योंकि बाहर माइनस चला गया, और ये 4 है। आपको पता है 4 के टेबल 2 2 द 4 होता है, तो एक 2 मैंने बाहर ले गया हूँ तो एक 2 बच गया मेरे पास यहाँ, और चूंकि बाहर माइनस ले गया हूँ तो अंदर वाला साइन चेंज होगा तो ये प्लस आ जाएगा। आप देखें ये और ये सेम है, ये इसकी खूबसूरती है कि ये सेम आ गया, तो यहीं से पता लग जाता है हमारा क्वेश्चन सही है। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। जब ये बाहर चला गया तो यहाँ पर 17x अब हमारे पास ब्रैकेट में बच गया, ये बाहर चला गया तो -2 बच गया इस तरफ से। तो आप देखें बड़ी खूबसूरती के साथ हमने इसके दो फैक्टर्स बना लिए। तो दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन हमें कैलकुलेट करनी है x की वैल्यूज, तो हम इसको x + 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे, 17x - 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो अब हम यहाँ से x के दो आंसर निकालेंगे। ये देखिए +2 है, ये उधर जाके क्या होगा 0 - 2, तो x = 0 में कोई चीज़ प्लस या माइनस करे वही चीज़ आंसर आ जाती है, तो x - 2 आंसर आ गया। इसी तरह ही -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 0 + 2 तो ये 2 हो जाएगा। तो ये जिनके दरमियान कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है x इधर 17 इधर x के साथ, तो 17 उधर जाएगा तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास ये दो आंसर्स आ चुके हैं। मैं इसको सोल्यूशन सेट के तौर पर लिख देता हूँ। तो वो -2 पहले वो लिखूंगा, माइनस का ज़रा डेकोरम बन जाता है खूबसूरती। आप पूछेंगे कि आप माइनस का पहले क्यों लिखते हो, प्लस का बाद में क्यों लिखते हैं? तो भाई आप ये देखिए नंबर लाइन पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ -1 -2, तो ये माइनस वाले इस तरफ है और प्लस वाले इस तरफ है। तो मैं इसी तरतीब के साथ यहाँ पर भी प्लस और माइनस वाले साथ साथ लिखता हूँ। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया। एक और सवाल हमारे पास जो 2 टाइम आया है बोर्ड में, इसके भी फैक्टराइजेशन करके आपको दिखा देते हैं। गौर से देखिएगा, 3x² को तो हमने छेड़ना नहीं, ये तो पहले ही प्लस का है और लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ है। हम -6 को भी नहीं, 6x को भी नहीं छेड़ते। लेकिन ये जो x है ना, ये प्लस का इधर, इसको इधर मूव करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 20 है, ये इसको इस तरह मूव करते हैं माइनस का 20 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, तो 3x² को कुछ नहीं कहना। -6x में से जब हम 1x माइनस करते हैं और ऐड करते हैं तो माइनस हमारे पास 7x आ जाएगा, और ये -20 = 0। अब आपने फिर उसी तरह ही ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देना इस वाली टर्म के साथ, तो मैं -20 को मल्टीप्लाई करूंगा 3x² के साथ, तो ये 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 और x² आ जाएगा। तो ये 60 जो हमारे पास आया है इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एंड पर 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 3 6 और 0, ये फिर 2 1 2 और 2 5 10, ये 15 हमें दे देगा। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 5 और 5 1 का। तो ये इस तरीके से हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। जब हम 60 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं तो 60 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 × 2 × 3 × 5 × 1। अब हमने इन 5 फैक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि 2 फैक्टर रह जाए और उन 2 फैक्टर से हमें -7 लेकर आना है। क्या लेकर आना है?
-7। तो ये तो बड़ा आसान है, सामने बने हुए हैं। तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें देगा 10। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 2 ज़ा 6। तो ये जो से फैक्टर है ये भी हमें हमारा मतलूबा रिजल्ट नहीं दे रहे, क्योंकि 10 को जब 6 से ऐड करते हैं तो 16 आता है, तो 7 नहीं फिर भी मिलता। और सब्ट्रैक्ट करने से 4 आता है, 7 नहीं मिलता। तो इसका मतलब है हमारे ये भी वो वाले फैक्टर्स नहीं है जो हमें चाहिए, हम इसको भी नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं कि ये फैक्टर्स भी नहीं है, तो फिर हमारे कौन से फैक्टर्स होंगे। अब हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 5 1 ज़ा 5। अच्छा, अब हम 12 में 5 माइनस करके देखते हैं। 12 में से 5 माइनस करके देखते हैं तो हमें 7 मिलता है। ये चाहिए था हमें। और अब हमने इस तरह से माइनस करना है कि हमें -7 मिले, तो हम -12 में से +5 करते हैं तो हमारे -7 हमें मिलता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर -7x² हमें चाहिए था। तो हम इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी हम 3x² को इसी तरह ही लिखेंगे, -20 को इसी तरह ही लिखेंगे, और इस -7x की जगह ये दो फैक्टर लगा देंगे, -12x और +5x। अब आप फिर उसी तरह ही कर लेंगे, इन ये दो की पेयरिंग कर लेंगे, इन दो की, इसमें से एक 3 कॉमन लेंगे, एक x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3 को 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 4 आएगा, 4x बाहर जा चुका है, और यहाँ से सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ x बच जाएगा, और ये -5 का टेबल पढ़े 20 आ जाए, या इसको यूँ लिख लें 5 4 20। इसके दो फैक्टर, 5 तो बाहर चला गया, 20 में से 5 बाहर चला गया, 20 में से 4 बचा यहाँ पर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये देखें, फिर ये सेम आ चुके हैं हमारे पास। तो हम इसको कॉमन ले लेंगे x-4 को, और जब हम इसको कॉमन लेंगे तो x-4 जब कॉमन लेंगे ये बचेगा, ये बाहर चला गया तो +5 बच गया, हमारे दो फैक्टर्स बन गए। यहाँ पर हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमने चूंकि x का आंसर निकालना है तो हम x-4 को भी 0 के बराबर रखते हैं, 3x + 5 को भी 0 के बराबर रखते हैं। हम -4 को उधर लेकर जाएंगे, ये +4 हो जाएगा। हम 3x +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये दो आंसर आ गए, x4 और एक x = -5। तो मैं सोल्यूशन सेट लिखकर आपको दिखा देता हूँ। इस सोल्यूशन सेट लिखने के लिए मैं पहले -5/4 लूँगा, देन 4, और ये हमारा सवाल कंप्लीट, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको आज फैक्टराइजेशन सिखा दी। अब फैक्टराइजेशन, एक और सवाल हमारे पास है फैक्टराइजेशन, ये कंप्लीटिंग स्केयर का। फैक्टराइजेशन के मजीद आप सवाल प्रैक्टिस करना चाहें करें, अगर आपसे कोई नहीं सवाल होता तो वो कमेंट्स में लिखकर मुझे भेज दें, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करके आपको वो भी दे दूंगा। अच्छा, एक और मेथड हमारे पास है कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड। ये दूसरा मेथड है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास था फैक्टराइजेशन का, जो मैंने सिखाया। दूसरा है कंप्लीटिंग स्केयर का। ये ज़्यादातर लॉन्ग में आना चाहिए, लेकिन चलो उसने यहाँ पर हमें दे दिया, हम यहाँ शॉर्ट में भी इसको करने का तरीका सीख लेते हैं। और लास्ट तरीका है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हम कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड सीखेंगे। कंप्लीटिंग स्केयर के लिए आपको दो फार्मूले याद करनी है, a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। एक फार्मूला आपके पास आपको याद होना चाहिए,
ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ज़रा रेज करके आपको नीट एंड क्लीन करके लिख के दिखाता हूँ दोबारा से, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो अच्छा, हमारे इस सवाल को हल करने के लिए हमें उसके दो फार्मूले सीखने होंगे। मैं यहाँ पर फार्मूले लिखता हूँ, ये आपको बड़ा हेल्प करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ये दो फार्मूले आपको हेल्प करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के कोई भी सवाल को हल करने के लिए। अच्छा, मैं इसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आप आसानी के साथ इसको कर लें। मैंने जो स्टेप 1 रखा हुआ है ना, इसका स्टेप 1 मैंने ये रखा हुआ है कि आप कांस्टेंट वैल्यू को, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको मूव करेंगे राइट हैंड साइड पर, तो हम 11x² माइनस 34x को यही रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने x² को स्टेप 2, अब मैं आपको स्टेप 2 करके दिखाता हूँ, जो मैंने इसकी स्टेपिंग की हुई है। उसमें हम x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 11 हमें दिया हुआ है, ये 11 हमने इसको 1 बनाना है। हम 11 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 11 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको भी 11 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर इसको भी 11 से डिवाइड। ये तो 11 से सिंप्लीफाई होके हमें खाली x² दे देगा, और ये 34/11x इज इक्वल टू -311। यहाँ तक हमने किया। सबसे पहला फिर दोबारा बता रहा हूँ, हमने कांस्टेंट वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर दिया। स्टेप 2 में हमने x² का कोफिशिएंट 1 बना लिया। अब यहाँ पर आके स्टेप 3 को देखते हैं। अब आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। क्या करना है? स्क्वायर कंप्लीट। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये वाली साइड को पकड़ लेना है, और यहाँ पर चूंकि माइनस है तो ये वाला फार्मूला आपने इस फार्मूले की इस साइड से इसको कंपेयर करना शुरू कर देना है। गौर से देखें, मैं कंपेयर करता हूँ। मैं इस फार्मूले को कुछ ऐसे लिख लूँ, a² माइनस 2ab प्लस b²। मैंने सिंपल इस वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया, इस वाली वैल्यू को पहले लिख लिया। अब हम इन दो वैल्यूज को इसके साथ कंपेयर करते हैं, इस डब्बे वाली वैल्यू के साथ। अब हम आप गौर से देखें, a² है तो यहाँ पर x² है। चलें जी, ठीक हो गया। माइनस फार्मूले का 2 है, हम यहाँ पर 34 है, 34 के 2 के साथ जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 17 आता है। इसका मतलब 34 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 17। तो हम 34 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 17 लिख लेते हैं। यहाँ पर 34 की जगह क्या लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 17। ये 2 हमारी कमी पूरी करेगा इस फार्मूले की, ये वाली। हम इस 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं, और 17/11 को हम बाद में लिख लेते हैं, और ये जो x है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब मैंने ये 34 जो मेरे पास था, 34/11, सॉरी ये 11 है, 34/11 मेरे पास था, मैंने उसको देखे किस तरीके से लिख दिया। मैंने 34/11 को 34 को स्प्लिट किया है, 34 को स्प्लिट किया मैंने, दो टुकड़ों में काट दिया। एक मैंने किया है 2 मल्टी और एक 17। 2 मैंने ये फार्मूले का कंप्लीट करके साइड पर कर दिया, फिर x को लिख दिया, और 34 में से 17/11 जो था वो मैंने एक साइड पर लिख दिया। यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो जो यहाँ पर a² था वह यहाँ पर x² है, माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है,
यहाँ ए का स्क्वायर छोड़ के यहाँ चीज़ पड़ी होनी चाहिए, एक्स का स्क्वायर छोड़ के यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है। बाकी जो चीज़ पड़ी हुई है इस फार्मूले में वो बी की कमी पूरी कर रही है। तो ये जो सी है ना, ये बी है। आगे मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 17/11। अब मुझे आगे चाहिए प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर नहीं है, मैं अपनी तरफ से प्लस बी स्क्वायर यानी 17/11 का स्क्वायर मैं यहाँ भी ऐड कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा इक्वल के दोनों साइडों पर 17/11 का स्क्वायर। तो जब मैंने दोनों तरफ 17/11 का स्क्वायर ऐड कर दिया तो अब आप देखें ये जो सा है ना, ये मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। वो कैसे? x माइनस 17/11 होल स्क्वायर, ये मेरा यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गई। ये अच्छा, आप पूछेंगे कैसे? देखे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं जब बंद करता हूँ तो आता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको जब हम कंपेयर करते हैं इस सारे के साथ, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पड़ा हुआ है 17/11 का स्क्वायर, 2ab 2x 17/11। तो इसको जब बंद किया जाता है तो ये आता है, तो फिर इसको बंद करेंगे तो x माइनस 17/11 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह ही अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमें क्या मिलता है, -3/11 प्लस, अब ये 17 का स्क्वायर है, जब हम 17 का स्क्वायर करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 289। 17 का स्क्वायर का मतलब 17 मल्टीप्लाई बाय 17। इसी तरह 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो वो 121 आ जाता है हमारे पास। तो अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, इसको तो ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे और यहाँ पर हम 121 एलसीएम लेते हैं। 11 11 द 121, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 माइनस का दे देगा, और ये सेम है तो ये 289 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम 289 में से 33 माइनस कर लेते हैं तो हमें 256 मिल जाएगा और ये 121 आ जाएगा। तो अब यहाँ तक हम आने के बाद बड़ा आसान रह गया, अब तो कंप्लीट ही तकरीबन हो गया। हमने ये स्क्वायर को ओमिट करना है, ख़त्म करना है यहाँ से। तो ख़त्म करने के लिए मैं ये काम करता हूँ कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो स्क्वायर रूट लिया जाता है, ये याद रखना है। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को ख़त्म कर देगा स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसके अंदर जो चीज़ पड़ी है उसकी पावर 1/2, पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ और इधर भी 256/121 का स्क्वायर रूट हम लेंगे, तो साथ प्लस माइनस लगा देंगे किसी एक तरफ, मैं इस तरफ लगा दिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे यहाँ पर ये मिल जाएगा। यहाँ पर हमें 256 का स्क्वायर रूट लेना है, तो 256 का आप जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आपको आंसर देता है 256 का स्क्वायर रूट, तो सारा खत्म कर लिया, इसको आपने काट देना है, ठीक है, ये एडिट करना पड़ेगा। हाँ जी, 256 का स्क्वायर रूट हमें देगा आंसर 16 और ये दे देगा 11। तो अब आपने ये काम करना है कि ये प्लस माइनस के साथ ये दो वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ लाइन डाल लेंगे। एक दफ़ा आप इसको लिख लेंगे प्लस के साथ और एक दफ़ा आप इसको लिख लेंगे माइनस के साथ, 16/11। तो यहाँ से आपको x के दो आंसर्स मिल जाएंगे। वो देखें,
तो ये हमारे पास 16/11 है, और जब ये इस तरफ शिफ्ट किया जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 11, और हम जब इसको ये सेम है नीचे डिनोमिनेटर, तो ये 16 + 17 आ जाएगा, तो ये 33/11, और 11 के टेबल से ही कट जाएगा, 11 1 दा 11, 11 3 दा, तो ये 3/1 दे देगा आंसर। तो x = 3/1, 1 होता है या नीचे लिखो या ना लिखो। अच्छा, इसी तरह जब हम इसको उधर शिफ्ट करते हैं, ये माइनस का उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, और ये तो इधर माइनस का पड़ा ही हुआ है, सब के नीचे 11 है, सेम आंसर, तो ये 17 - 16, और जब हम 17 में से 16 माइनस करते हैं 1/11, तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट लिखने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया कि वो हम इस ब्रैकेट में पहले छोटी वाली वैल्यू लिख लेते हैं और फिर उससे बड़ी वाली वैल्यू, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। और अगर ये आ जाए तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी बजाय क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आसान है वो अटेम्प्ट करें। अगर जिसको समझ आ गई है वो तो ये ज़रूर कर ले। तो ये हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैंने आपको एक करवा दिया, और ये सवाल आपको मैंने बताना था, ये पेपर में 1 टाइम आया है इतने अरसे में, और लाहौर बोर्ड में नहीं आया, किसी और बोर्ड में आया, बट लेकिन आया है। तो अब हम आगे मूव करते हैं तीसरे मेथड की तरफ। वो तीसरा मेथड जो है खत्म हो गया बस।